बच्चों आज हमको स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहला चैप्टर अपनी क्लास 11th का, जिसका नाम है बेटा सेट्स एंड रिलेशन। बेटा ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान, बस हल्की सी मेहनत और ये चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। इसका यूज़ बेटा आप आगे चल के बाकी जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हो सब में चेक करोगे, मोस्टली सब में करोगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे आप तब इसका यूज़ होगा, आप जब स्टैट्स पढ़ोगे तब थोड़ा बहुत इसका यूज़ होगा, ठीक है ना। आप फंक्शंस पढ़ोगे तब इसका यूज़ होगा। अभी आपने ये सब चैप्टर्स पढ़े नहीं है तो नाम शायद आपको नए लग रहे हो। प्रोबेबिलिटी तो यूज़फुल मतलब सुन चुके हो हैबिचुअल हो, ठीक है। जो भी आप पढ़ोगे इसमें आगे उसमें आपका इसका यूज़ करते हो, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है और ये शुरुआत है तो एकदम बेसिक होगा, कुछ ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा हाइपर नहीं जाने वाले हम लोग, कोई ऊपर स्टैंडर्ड नहीं जाने वाला, ठीक है। एकदम नॉर्मल आम इंसान की तरह पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्टिंक्ट। बेटा ये सबसे सिंपल और सबसे आसान डेफिनेशन, आम भाषा में सबसे आसान शब्दों में ये डेफिनेशन होती है सेट्स की, ठीक है ना। बेटा क्या होती है, देखो पहली चीज़ आप इस सेट जो वर्ड है ये आप हमेशा यूज़ करते हुए आए हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। आपको पता है सेट, ठीक है ना। सेट कुछ नहीं होता, सिर्फ कलेक्शन होता है, ठीक। कलेक्शन होता है किसी भी कुछ ऑब्जेक्ट्स का। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आकर सेट्स में तो उसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्टिंक्ट। बेटा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब बेटा होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई सेट मैंने बताया, मैंने बोला कि सेट ऑफ काउज या बोला जाए, ठीक है ना। सेट ऑफ पेन, ठीक है, सेट ऑफ ब्लू पेन, तो मैंने बता दिया कि वो पेन जो है वो ब्लू है, तो एक मैंने विशेषता बता दी उसकी कि वो ब्लू पेन्स है, ठीक है ना। तो एक उससे आपको कंफर्म हो गया कि वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। डिफाइंड मैंने डिफाइन कर दिया कि जितने भी पेन है वो सारे ब्लू है, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पे डेट आर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला अ डजन ऑफ स्केच कलर्स, ठीक है ना। अ डजन ऑफ स्केच कलर्स, ठीक है। वो सारे स्केच कलर्स अलग अलग है। आपने देखा है जो पैकेट आता है स्केच कलर्स का, उसमें 12 कलर होते हैं, ठीक है ना, और 12 के 12 अलग होते हैं, ठीक है। मतलब वो डिस्टिंक्ट है, तो वो एक सेट हो गया, ठीक है ना। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा अलग अलग, मतलब एक जैसे नहीं होनी चाहिए, सब हर एक वैल्यू हर एक एलिमेंट अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो हो गया डिस्टिंक्ट का मतलब, और वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो अभी देखो एक तो एग्जाम्पल्स में लिखने वाला हूँ, उससे और अच्छे समझ में आएगा कि वेल डिफाइंड होता क्या है। बेटा देखो अब वेल डिफाइंड का मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए। एग्जाम्पल क्या है, देखो वेल डिफाइंड कलेक्शंस में क्या क्या आता है। देखो आप इससे थोड़ा सा और अच्छे से इमेजिन कर पाओगे क्या होता है। ऑड नंबर्स लेस देन 10। अब बच्चा आपको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और मैंने एक कंडीशन और दे दी है, वो लेस देन 10 होने चाहिए, लेस देन 10। अब ये ऑब्वियस ही बात है, ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऑड नंबर्स हो गए, मैं वो कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 ऐसे बढ़ता चला गया मैं, ठीक है ना। और एक ये तो मतलब इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक और कंडीशन लगा दी है, क्या, लेस देन 10। ऑड नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। बच्चा अब देखो लेस देन 10 कौन से, इतने, सिर्फ ये 1 भी तो होता है, ठीक है ना। ये नंबर्स, ये जो 5 नंबर हैं ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब ये ऑड नंबर्स तो हैं ही, प्लस मेरी ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन, लेस देन 10 वाली। तो अब बेटा ये देखो वेल डिफाइंड कर दिया, ये ऑड नंबर्स भी हैं और वेल डिफाइंड में आज बाद में मैंने एक कंडीशन लगा दी थी, क्या, कि वो लेस देन 10 होने चाहिए, और वो फुलफिल कर रहे हैं। तो बेटा आप चाहो ये इस सेट के बाहर कोई नंबर नहीं आने वाला है इसके बाद, मतलब यही 5 होंगे, इसके अलावा कोई और नंबर इस सेट में नहीं आ सकता, ठीक है ना। क्यों, और ये मैंने कैसे कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने ये सारी कंडीशंस फुलफिल करी हैं, वो ऑड नंबर्स भी हैं और लेस देन 10 भी हैं, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये क्या कर दिया मैंने, ये वेल डिफाइंड हो गए हैं। और ये देखो डिस्टिंक्ट भी है, 1 कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता, 3 कभी 5 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट भी हैं और ये वेल डिफाइंड भी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था वेल डिफाइंड कलेक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चा, देखो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पता है आपको कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU, ठीक है ना। तो बच्चा ये कभी आपको ये भी पता है, कभी भी ये बदलने वाला नहीं है वॉवेल्स। अब जब मैंने बोल दिया वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि 5 के 5 अल्फाबेट, और सिर्फ वही 5 अल्फाबेट, इसके बाद तो अलावा कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, क्या, वॉवेल्स। एक कंडीशन में लगा दी, क्या, वो इंग्लिश अल्फाबेट तो है, लेकिन उसमें एक और कंडीशन लगा दी मैंने, वो क्या है, वो है वॉवेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक। अब तीसरा वाला एग्जांपल देखो। तीसरा एग्जांपल क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ
मार्वल मूवीज़, ठीक है। मार्वल एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, अगर आपको पता होगा, अगर आप स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज या आयरन मैन के फ़ैन होंगे जैसे मेरी तरह, ठीक है, तो आपको ये पता होगा मार्वल मूवीज़ क्या है, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले कलेक्शन ऑफ मूवीज़, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, नॉट वेल डिफाइंड में एग्जांपल लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ मूवीज़, है कि नहीं, कलेक्शन ऑफ मूवीज़। तो बच्चा इस स्टेटमेंट में सारी मूवीज़ आ गई, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हैरी पॉटर, मतलब अलग अलग, ठीक है ना, जैसे डिज्नी का एक यूनिवर्स चलता है सबको, तो बहुत सारी अलग अलग मूवीज सारी इसमें आ गई, ठीक है ना। तो ये सेट नहीं बोलूँगा इसको, मैं इसको बोलूँगा मैं कलेक्शन। इसको क्या है, ये सिर्फ एक कलेक्शन है मूवीज़ का, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, कलेक्शन ऑफ मार्वल मूवीज़। एक मैंने यहाँ पे लगा दी, क्या पे एक कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पे, मार्वल, मतलब कलेक्शन ऑफ मूवीज़ तो चाहिए, लेकिन एक शर्त और है, क्या वो शर्त है बेटा, वो सिर्फ मार्वल की मूवीज़ ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो शायद अब आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड होता क्या है। यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड का एक कॉलम देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट वेल डिफाइंड में एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, कलेक्शन ऑफ फैट पीपल, कलेक्शन ऑफ फैट पीपल। अब अच्छा देखो, कलेक्शन ऑफ फैट पीपल कभी भी वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। कैसे, जैसे मान लीजिए आज मैं पतला हूँ, ठीक है ना, आज मैं पतला हूँ, लेकिन आज से 4 साल पहले मैं बहुत मोटा था, मानोगे नहीं लेकिन सच में था, ठीक है ना, मतलब तो ये कभी हमेशा वेरी करता है कि नहीं, क्या पता मैं 10 साल बाद और ज़्यादा मोटा हो जाऊं या और ज़्यादा पतला हो जाऊं। तो ये बॉडी जो शेप होता है वो कभी भी डिफाइन नहीं होता ना। इसीलिए जैसे कि मान लीजिए आप आज पतले हो, क्या पता 10 साल बाद मोटे हो जाओ, मतलब हो नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कभी भी ये वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है, ठीक है। कोई इंसान मोटा हो सकता है, कोई भी पतला हो सकता है, ठीक है ना, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती है, कोई वेल डिफाइंड उसको बोल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, कलेक्शन ऑफ मूवीज, जैसा कि मैंने बताया, मूवीज तो बेटा बहुत सारी होती हैं, हॉलीवुड में ही बनती है, बॉलीवुड में ही बनती है, तो बहुत सारे आ गए इसमें। कभी आप क्या पता आज एक बन गई फिर एक नई बन जाएगी, ठीक है, मतलब कोई वेल डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। आप खाली ये पता ये क्या है, ये सिर्फ एक कलेक्शन है, ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब एक कुछ गुच्छा रखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है ना, कलेक्शन है सिर्फ, लेकिन ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक। तो ये थे कुछ आपके छोटे मोटे एग्जांपल्स जहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे बेटा कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, कुछ सिंबल्स होते हैं बेटा। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो आप लोग अभी यूज़ करोगे इस चैप्टर में। तो मैंने एक टेबल बनाने वाला हूँ पूरी सी, ठीक है ना, उसमें आपके सारे सिंबल्स होंगे। तो चलो देखते हैं वो टेबल कैसी है। तो बच्चों ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में पूरे। कुछ आपको पहले से पता भी होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, वो आप देख लोगे आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं बन के, तो सिंबॉलिक, ज़्यादातर सिंबॉलिक फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जो आपको देगा वो कम से कम सोचेगा, यही सोचेगा कि कम से कम वर्डिंग का यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल्स का यूज़ हो, ठीक है ना। तभी ये सिंबल्स आपको अलग से पढ़ाए जाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या क्या है ये। बेटा पहला है इम्प्लाइज, इसका यूज़ आप करते हुए आए हो। देखो कुछ आपको क्या कौन कौन से, ये तो पता ही होगा आपको, इम्प्लाइज पता है, आप हमेशा से यूज़ करते हुए आए हो, ठीक है ना। बिलोंग्स टू शायद पता होगा पहले से, ठीक है ना। बिलोंग्स टू कैसा बनता है, ये सी बना होता है और बीच में ये ऐसे कटा होता है, ठीक है ना, ये हो गया बिलोंग्स टू का। तीसरा है बेटा सी, देखो ये होता है इस प्रकार सा होता है, ठीक है, सी बना होता है, सी नहीं बोला जाएगा तो यू होता है, यू, इस यू को लिटा दो खाली, हल्का सा और खिंचा हुआ होता है, ठीक है, सी से थोड़ा सा हटकर। तो ये आपको इस प्रकार से पढ़ा जाता है, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है ए और ये सिंबल और बी, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। असल में ये जो साइन होता है वो सबसेट का साइन होता है, ठीक है, ये साइन जो होता है वो सबसेट का साइन होता है, ठीक। अगला है बेटा आपका इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, बिल्कुल सेम, ये दोनों भैया भैया होते हैं, ठीक है ना। आप इसका भी यूज़ करते हुए आए हो, मतलब अनजाने में करा होगा, लेकिन ये यू मतलब नॉर्मली इसका यूज़ करते थे आप पहले से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, मतलब आप जब नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सिर्फ इसका यूज़ करते हो, मतलब विच इम्प्लाइज, ठीक। और आप अगर इसमें ये लगा देते हो तो इसका जो पहला वाला स्टेप होता है ना उसको भी काउंट कर लिया जाता है कि इज इम्प्लाइड बाय दिस स्टेटमेंट एंड इज इम्प्लाइड यहाँ पे होगा, ठीक है, इज इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। वैसे आप मतलब समझने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप खुद ही अंडरस्टैंडिंग बन जाओगे, खुद ही हो जाएगा, ठीक है, तो इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। अगला है बेटा सच दैट, ये आपको पहले से पता था। यहाँ पे 3 होते हैं, कौन कौन से, एक होता है बार, ये बार खिंचा होता है कैसे करके स्ट्रेट लाइन, ठीक, या फिर कॉलन यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर एस टी, ये किसका होता है, ये होता है सच दैट का, या तो बार या फिर कॉलन या फिर एस टी, ठीक है, सच दैट का मतलब होता है इसका, ठीक। अब अगला है बेटा फॉर ऑल, ये वी बनाया और ये बीच में बार खींच दिया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये हो गया सच दैट का, ठीक। फॉर ऑल, सॉरी सच दैट बोल रहा हूँ, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है फॉर ऑल, ठीक। अगला है बेटा देयर एग्जिस्ट,
उल्टा ई होता है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब अभी आप टेंशन मत लेना, ठीक है दादा, कि कहाँ पे कौन सा कर मतलब क्या कहाँ कौन सा यूज़ होने वाला है। जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको सब समझ में आने वाला है। अभी आप खाली सिंबल्स देख लीजिए। आप इसका फ्यूचर लोगे पहले से, आप ये देखे होगे पहले IFF इफ़, इसका मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये आप पहले से यूज़ करते हुए आए हो, ठीक। यहाँ पे ये भी सारे आपको शायद पहले से पता होंगे। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ होल नंबर्स, आई या फिर जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्यू रेस टू सी मतलब क्यू की पावर सी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा एक दो और जिसे आपको पता होगा, ये तो आपको पता ही इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्या इसका मतलब होता है एंड, उल्टा एस जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, उल्टा एस का मतलब होता है एंड, ठीक है ना। और एक या अगर मैं ये लिख दूँ ए बाय बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज डिविजर ऑफ बी, मतलब ये नहीं आप डिवाइड करते हुए आए हो ना तो ऐसा लिखते हो ना ए अपॉन बी, तो उसी प्रकार से ये ए बी, ठीक है ना, ऐसा करके है। तो ये आपको पहले से पता था इसलिए मैंने स्टाइल में लिखी नहीं। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नोट करो जल्दी से बच्चों। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होते हैं। पहला होता है बेटा रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म अपनी। तो देखो इसमें होता क्या है बेटा, देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। रोस्टर फॉर्म, इसको बेटा एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, दो नाम होते हैं, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इनक्लोज विद ब्रेसेस एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। मतलब एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, वो डेफिनेशन की बात नहीं, खाली लिखा बता दिया गया है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स हमको दिखते कैसे हैं, बस ये बताया गया है। क्या बताया है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको ब्रेसेस में बंद किया जाएगा। ब्रेसेस क्या होता है बेटा, कर्ली ब्रैकेट, आपको पता होगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक, वो ब्रेसेस में बंद किया जाता है और हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है कॉमा से, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एग्जाम्पल देखो, ये हमेशा याद रखना बेटा, अगर इसने कॉमा बोला है ना तो कॉमा से ही सेपरेट करना, आप सेमीकोलन नहीं लगा सकते हो। देखो इस चैप्टर में सिंबॉलिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए क्या पता सच दैट, आप धोखे से भी आप सच दैट ऐसे लिख रहे हो, ठीक है ना, और क्या होता है धोखे से भी आपका पेन ऐसा खिंच गया, ठीक, तो वो उसको सेमीकोलन मान लेगा, ठीक है। अगर टीचर जैसे मान लीजिए जो भी चेक करने वाला है, कॉपी चेक करने वाला है, ठीक है, या फिर जो भी देख रहा है आपका, वो पहली चीज़ वो ये सोच के चलता है कि हमको गलती निकालनी, क्योंकि टीचर का काम होता है गलती निकाल के आपको सुधारना, ठीक है ना। तो अगर आपसे धोखे से भी ये चीज़ हो गई होगी ना तो वो सच दैट को सेमीकोलन पढ़ लेगा और आपका आंसर काट देगा, ठीक है ना। तो आप सिंबॉलिक फॉर्म जब लिखो, आप सिंबल्स का जब यूज़ करो तो ये हमेशा याद रखना कि आप अच्छे से साफ़ सुथरा लिखो, उसको कम से कम समझने, जो सामने समझ रहा है या फिर जो टीचर चेक कर रहा है उसको समझ में आए, ठीक है ना। तो सिंबल्स का याद रखना हमेशा, क्योंकि गलतियां होती हैं, हम लोग लापरवाही दिखा देते हैं ऐसे, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जानबूझ के करते हो, लेकिन वो निकल जाता है। इतना ही आसान, आप लोग यही सोचते हो, आप लोग क्या मतलब, जब मैं था तब मैं भी यही सोचता था कि इतना सिंपल है, यहाँ थोड़ा गलती होने वाली है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम लोग और फिर वहीं पर गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप, मैंने लिखा है कॉमा मतलब कॉमा, नो सेमीकोलन, नो कॉलन, सिर्फ कॉमा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, कैसे लिखेंगे ना, पहले एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसके, एलिमेंट्स सारे देखो, ऑल इवन पॉजिटिव लेस देन 7, इवन पॉजिटिव मतलब 2 4 6 इतने ही आएंगे, क्यों, ये सारे इवन है, पॉजिटिव है और लेस देन 7 है, तो ये सेट के एलिमेंट्स बन गया, ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइंड हो गए, ठीक। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमको, रेजो मार्कर ये रहा, हाँ। तो देखो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इनक्लोज विद ब्रेसेस, इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं ब्रेसेस में बंद करूंगा और कॉमा से तो सेपरेट है ही, ठीक है। तो बेटा कुछ नया नहीं है, आप कहोगे सर ये क्या ही बता रहे हो, इसमें क्या बताने वाली बात है, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। आप मानो एक मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ तो मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, भले आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है ना। तो बेटा ये होता है रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक ठीक। ये तो मान लो कॉमन एग्जाम्पल था। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, लेटर्स इन माई नेम, बेटा मेरा नाम आकाश है, ठीक है। अब देखो AKASH, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अच्छा बताओ, आपने ये देख लिया, आप करके देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो हाँ इधर देखो आप, लेटर्स इन माई नेम, मेरा नाम है बेटा आकाश, ठीक है ना, AKASH ये नाम है मेरा, लेकिन मैं जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, सेट बिल्डर बोल रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में जब मैं लिखूंगा इन एलिमेंट्स को, मेरे नाम में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब मैं इसको लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा,
पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है ना, फिर क्या लिखा है AKSH है ना। अब ये ना बोल रहा कि सर पहला लेटर आपका कैपिटल नहीं है, इंग्लिश में तो लिखा जाता है उसको हटा के, उसको इग्नोर करो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, पहला एलिमेंट मेरा A है, कॉमा दूसरा एलिमेंट मेरा K है, ठीक है ना, तीसरा एलिमेंट मेरा A है लेकिन मैं उसको नहीं लिखूंगा, S और H। ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म मेरे नाम का। अब बेटा मैंने क्या करा यहाँ पे, कुछ आप अगर आप रिलेट कर पाओगे, मैंने सबसे पहली चीज़ जब मैंने आपको सेट की डेफिनेशन लिखवाई थी, मैंने वहाँ पे लिखा था डिस्टिंक्ट टर्म्स, मतलब अलग टर्म्स, एक जैसे नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस उसका यूज़ यहाँ पे करा है हमने। अगर आप यहाँ पे लिख देते ना A, K, A, S, H, मतलब आप सारे टर्म इसमें लिख देते तो गलत हो जाता, तो वो सेट आप वो सेट फॉर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपको बता चुका हूँ सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा डिस्टिंक्ट करने के लिए मैंने सिर्फ एक एलिमेंट जो रिपीट हुआ है उस रिपीटिशन को ना लिखकर उसको एक ही बार लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया और इसीलिए मेरा नाम भी अच्छा है ना। देखो उसमें 2 बार अच्छा एग्जांपल मिल गया, AKSH 2 A आ रहे थे उसमें, ठीक है ना। तो ये था बेटा आपका रोस्टर फॉर्म का एक छोटा सा झलक। अब हम लोग देखने वाले हैं अपना सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा इसमें एक और चीज़ बता दूँ आपको कि इसमें क्या रोस्टर फॉर्म में आपका ऑर्डर से मतलब नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था आपका A, K, S, H, मैंने इस प्रकार से लिखा था ना। तो आप चाहो तो इसको K पहले लिख दो या फिर A बाद में लिख दो या फिर H पहले लिख दो या फिर S बाद में लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये इसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में ये छोटा सा मतलब अगर पॉइंट आया हो तो मैंने क्लियर कर दिया इसको, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर पे कोई निर्भरता नहीं होती है, ऑर्डर आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो आप देखते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चा अगला है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको देखिए क्या है ये, ऑल एलिमेंट्स पजेस कॉमन प्रॉपर्टी। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चीज़ के लिए, ऑल एलिमेंट्स पजेस कॉमन प्रॉपर्टी, दिस कॉमन प्रॉपर्टी डज नॉट मैच विद एनी एलिमेंट आउटसाइड दिस सेट, ठीक है ना। अब देखो डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल लिख के बताने वाले हैं, वो देखो समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है एक, ऑल एलिमेंट्स A, E, I, O, U पजेस कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये जितने भी वॉवेल्स हैं आपके, ये क्या वॉवेल्स है ना, मतलब जितने भी आपके ये लेटर्स हैं वो सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास कि वो सब वॉवेल्स है कि नहीं, ठीक। अब सिर्फ आपको पता है सिर्फ इतने ही वॉवेल्स होते हैं, यही 5 होते हैं। तो कोई भी बाहरी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी पजेस करेगा ही नहीं। तो अब देखो इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना। इसको लिखा किस प्रकार से आता है कुछ, कि कोई सेट है V, ठीक है, इक्वल्स टू ब्रेसेस का यूज़ करते हुए, इसमें भी ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x सच दैट, ये सच दैट का साइन लगाया मैंने, सच दैट x इज अ वॉवेल, ठीक। ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का साइन है, ठीक है। आप चाहो तो XYZ जो चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन है खाली। तो x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट या फिर जो भी, ठीक है। x सच दैट x इज अ वॉवेल, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब ब्रेसेस लगाते हैं, एक रिप्रेजेंटेबल रखते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। फिर सच दैट करके उसकी एक जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से होता है। 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं अभी, ठीक है। अभी एक एग्जांपल शायद आपको समझ ना आया हो, 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखूँ आपके पास A इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, नहीं सच दैट, देखो अब इसको सब, अब देखो धीरे धीरे क्या है, सारे हम लोग सिम्बल्स का यूज़ करने वाले हैं। A is equals to braces x such that x belongs to even numbers, ठीक है ना, even numbers, ठीक है ना। तो अब आप इसका सेट लिखोगे, या एक रोस्टर फॉर्म है किस चीज़ का, एक सेट का सेट। इसके अगर मैं आपको इसका वैल्यूज़ पूछूं या फिर इसके एलिमेंट्स पूछूं इस सेट के, तो क्या होने वाले हैं, x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है ना। अब इवन नंबर से बेटा इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। ये एक इनफाइनाइट सेट है। मैं लिखूंगा इस पर, कहाँ लिखूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं, x बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक। अब बेटा इसी के आगे, अगर मैं इसी के आगे एक और कंडीशन लगा देता हूँ, कौन से, x बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन 10, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन 10। तो बेटा कितने हो गए, अब ये इनफाइनाइट नहीं हटेगा, आपके पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। तो
ये है आपका रिक्वायर्ड सेट इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कुछ आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने देख लिया कि सेट होते क्या हैं, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में एक बारीक सा जो अंतर होता है वो होता क्या है, ठीक है। हमने कुछ सिंबल्स देखे जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। और हम लोग ने लास्ट में देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो बच्चा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, कुछ नया कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा हम लोगों ने, छोटा लेक्चर है, आप स्टार्टिंग कर रहे हो इसलिए मैं चाहता हूँ आप थोड़ा कम बर्डन लेके चलो। वैसे भी अब तो 11 12 आ चुका है, अब तो वैसे भी ज़िंदगी नरक होनी है, ठीक है ना। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, पहला लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।